हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। और जानते हैं चैप्टर का क्या नाम है? बैंकिंग। कॉमर्स के स्टूडेंट्स का एक सपना होता है कि हमको बैंकिंग में जॉब करना है, और कॉमर्स के साथ साथ चाहे साइंस स्ट्रीम का बच्चा हो चाहे आर्ट्स का हो, सबका एम होता है बैंकिंग में जॉब करना है, बैंकिंग करना है, बैंक में जॉब करना है। तो बच्चे, ये बैंकिंग होता क्या है? यहां पे हम इकोनॉमिक्स में बैंकिंग के बारे में जानेंगे कि कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या हैं, सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या हैं, और कॉमर्शियल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है क्रेडिट क्रिएशन, ये क्या होता है। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, हम आपको सब कुछ बताएंगे, सारे टॉपिक को कवर करेंगे, और यह भी बताएंगे कि इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चन पूछे जाने का चांसेस है। ध्यान रखिएगा कि आपको आज और कल में ये चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा 2 क्लासेस में। ठीक है, चलिए पेन और पेपर निकाल लीजिए, सेशन की शुरुआत करते हैं दमदार लाइक के साथ। सबसे पहले बच्चे, मैं अब आपको अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड फ्रॉम बीएचयू मेन कैंपस। मैंने बीएचयू मेन कैंपस से बीकॉम और एमकॉम किया हूं, बीएड क्वालिफाइड हूं, और 10+2 जवाहर नवोदय विद्यालय से किया हूं। बच्चे, मैंने 10th और 12th में 95% मार्क्स लाया हूं, और पिछले 12 ईयर से लगातार कॉमर्स पढ़ा रहा हूं। अब तक करीब 5000 से अधिक बच्चों को मैंने ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से कॉमर्स पढ़ाया। करीब 1000 से अधिक बच्चों को मैंने बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन दिलवाया हूं। बीएचयू मेन कैंपस में पढ़ रहे हैं, डीयू के एसआरसीसी में पढ़ रहे हैं, नॉर्थ कैंपस में पढ़ रहे हैं बहुत सारे बच्चे, और 100+ स्टूडेंट्स को मैंने 95% और 90% एवं मार्क्स लाने में सपोर्ट किया हूं। यदि आप भी बीएचयू और डीयू का पार्ट बनना चाहते हैं, 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम में 95% एवं मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ 11th 12th का प्रिपरेशन जरूर करिएगा, और साथ ही सीयूटी का प्रिपरेशन करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा कोचिंग वाराणसी में लंका पे है, लंका थाना के जस्ट बगल में, गुडविल एडुकेयर, गूगल पे सर्च करके देखिए। चलो बच्चे, क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स बैंकिंग का पार्ट 1 है। सबसे पहले ये बताइए, जब हम बैंकिंग की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? बैंक। जो ये सब बैंक होते हैं, चाहे एसबीआई हो, चाहे पीएनबी हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, ये सब बैंक आता है बैंकिंग जब मैं कहता हूं तो। और साथ में इनके फंक्शंस आते हैं कि लोगों का मनी ये एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और उन्हें लोन देता है। क्या यही 2 फंक्शन बैंकिंग के हैं, या इसके अलावे भी कुछ फंक्शंस है? कहेंगे सर कुछ और भी फंक्शंस होते हैं, तो वही मैं पूरे डिटेल से बताऊंगा बैंक के क्या क्या फंक्शन होते हैं कॉमर्शियल बैंक के। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस और क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक क्या है? कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन। बच्चे, कॉमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बच्चे, कॉमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। पब्लिक के डिपॉजिट को कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है। मतलब बैंक में हम लोग जब पैसा जमा करने जाते हैं उसको डिपॉजिट बोलते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। एडवांसिंग लोन, जिस पर्सन को पैसे की नीड होती है उन्हें लोन भी प्रोवाइड करता है, दैट इज एडवांसिंग लोन। एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट, और हमारे फंड को कॉमर्शियल बैंक अदर कंपनी के शेयर्स, डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करता है। Why? With the aim of earning profit. ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा,
कैनरा बैंक आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। अब बच्चे कॉमर्शियल बैंक समझ में आ गया? कॉमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, पब्लिक को लोन प्रोवाइड करता है और उन फंड को अदर जगह इन्वेस्ट करता है विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आपके नजरों के सामने, आपके अगल बगल में जो बैंक दिख रहे हैं, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, ये सब कॉमर्शियल बैंक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलो बच्चे इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे बढ़े। देखो बच्चे, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या क्या हैं? तो कॉमर्शियल बैंक के ओवरऑल फंक्शंस को दो पार्ट में बांट दिया गया है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शन। कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस को दो पार्ट में बांट दिया गया, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में बच्चे क्या क्या आता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना बैंक का सबसे मेन काम है। हम लोग बैंक में अकाउंट इसलिए सबसे पहले खुलवाते हैं ताकि हमारे पास जो सेविंग्स मनी है, कुछ पैसा जो बचाया हुआ है, उसको बैंक में जमा कर सके। तो बैंक का मेन काम हो गया पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, और उसके बाद पब्लिक को लोन देना बैंक का, वो भी प्राइमरी काम है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन, these two are the main functions of a commercial bank. That is primary function. Accepting deposit and advancing loan. लोन प्रोवाइड करना, यह भी कॉमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन में आता है। डिपॉजिट, कॉमर्शियल बैंक कई तरह के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। जैसे अगर हम आपको बात करें, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट है ना जी, करेंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। देखो, हम लोग कॉमर्शियल बैंक में पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक हमारा एक्सेप्ट करता है कई तरह के। जैसे एक सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे? बचत खाता। क्या बोलते हैं? बचत खाता। अकाउंट को खाता बोलते हैं। करेंट अकाउंट को बोलते हैं चालू खाता। जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनका करेंट अकाउंट होता है। एक होता है एफडी, जिसको आप एफ और डी कहते हो, फिक्स डिपॉजिट, एक पैसा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जमा कर दिए हैं। और एक होता है आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट, हर महीने इक्वल अमाउंट जमा करते रहते हैं। कई तरह के डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है। फिर है एडवांसिंग लोन। कॉमर्शियल बैंक हमें लोन भी कई तरह के देता है, जैसे कैश क्रेडिट, डिमांड क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स। कई तरह के लोन्स कॉमर्शियल बैंक हमें प्रोवाइड करता है। कैश क्रेडिट, डिमांड क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन। कैश क्रेडिट हो गया एक ऐसा लोन जिसमें लोन अमाउंट हमारे खाते में क्रेडिट कर दिया गया, जितना विड्रॉ करेंगे इंटरेस्ट उसी पे लगेगा, विड्रॉल अमाउंट पे। और डिमांड क्रेडिट में लोन जितना हमने डिमांड किया पूरा अमाउंट हमारे खाते में क्रेडिट कर दिया गया है, वेदर हम मनी विड्रॉ करें, यूज करें लोन का चाहे ना करें, बैंक ने एक बार सैंक्शन कर दिया, इंटरेस्ट लगेगा। और शॉर्ट टर्म लोन होता है जो शॉर्ट पीरियड के लिए हमने लिया है, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म लोन कहलाता है। ठीक है, तो आपको हमने बता दिया प्राइमरी फंक्शन बैंक का क्या क्या है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। डिपॉजिट बैंक कई तरह के एक्सेप्ट करेगा, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, है ना, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट। और एक्सेप्टिंग लोन में कैश क्रेडिट, डिमांड क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन। इनके बारे में अभी हम डिटेल में बताएंगे आपको। इसके बाद बच्चे बैंक का फंक्शन में सेकेंडरी फंक्शन बैंक का। सेकेंडरी फंक्शन में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि बैंक से हम लोग एक्स्ट्रा पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे जो करंट अकाउंट होल्डर होते हैं, ये जो करंट अकाउंट होल्डर होते हैं, बैंक इनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आपके खाते में जितना पैसा जमा है आप उससे ज़्यादा भी विड्रॉ कर सकते हैं अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो करंट अकाउंट होल्डर्स को बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवर विड्रॉन फैसिलिटी। ठीक है। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बच्चे जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है
मैच्योरिटी से पहले हम बैंक से कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, डिस्काउंट करवा सकते हैं। बैंक हमें टाइम से पहले पैसा दे देगा और बैंक उस पार्टी से, ड्रॉवी से ऑन टाइम जाके पैसा ले लेगा। तो बैंक बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करना भी बैंक का एक फंक्शन है, जो कि सेकेंडरी फंक्शन में आएगा। एजेंसी फंक्शन, बैंक एक एजेंट की तरह भी काम करता है और एजेंसी फंक्शन में कई सारे फंक्शंस आते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। जनरल यूटिलिटी फंक्शन, जिसमें लॉकर फैसिलिटी वगैरह बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बच्चे अभी आप इतना समझो कि बैंक के ओवरऑल दो टाइप के फंक्शन हुए, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में आ गया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन। और सेकेंडरी में आ गया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शन एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। वन बाय वन सारे फंक्शंस के बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। हो गया, चलिए आगे बढ़े। देखिए बच्चे, सबसे पहला फंक्शन बैंक का है प्राइमरी फंक्शन, और प्राइमरी फंक्शन में क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना कॉमर्शियल बैंक का सबसे पहला फंक्शन होता है। लोगों के द्वारा जो डिपॉजिट किया जाए उसको एक्सेप्ट करना और उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, है ना। हम जो पैसा जमा करते हैं बैंक हमको उस पर इंटरेस्ट भी तो देता है जी, देता है ना। चलिए तो बात करते हैं किस किस तरह का डिपॉजिट्स कॉमर्शियल बैंक कौन कौन सा डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। देखिए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट इन सेवरल फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। बैंक कई तरह के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। सबसे पहला है द मेन काइंड्स ऑफ डिपॉजिट्स आर। डिपॉजिट्स के मेन काइंड कौन कौन है, मेन टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला है करेंट अकाउंट डिपॉजिट। करेंट अकाउंट डिपॉजिट जो अभी हम बताए थे ना यहाँ पे कि बैंक कई तरह के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, करेंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि सबसे पहले बैंक एक करेंट अकाउंट डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। याद रखना बच्चे, ये जो करेंट अकाउंट होता है ना, ये बिजनेसमैन का होता है। किसका होता है? बिजनेसमैन का। करेंट अकाउंट सब लोग नहीं खुलवाते हैं, बिजनेसमैन ही खुलवाते हैं, वेदर फर्म के नाम पे चाहे इंडिविजुअली। करेंट अकाउंट में क्या होता है कि आप जब चाहो तब पैसा जमा कर सकते हो, जब चाहो तो पैसा विड्रॉ कर सकते हो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। और इसमें बैंक हमें एक चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन जानते हो एक चीज, इसका इस अकाउंट में, करेंट अकाउंट में बैंक हमें कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे सेविंग अकाउंट में जो पैसा रहेगा ना, बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट देगा। एफडी में रहेगा तो इंटरेस्ट देगा, लेकिन करेंट अकाउंट में बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है। करेंट अकाउंट इसलिए होता ही है कि जब चाहे तब आप पैसा जमा कर सकते हैं, जब चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल, ठीक है। तो करेंट अकाउंट डिपॉजिट, दीज डिपॉजिट्स रेफर्स टू दोज डिपॉजिट्स विच आर रीपेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड। याद रखिएगा, करेंट अकाउंट डिपॉजिट ऐसा डिपॉजिट होता है जो बैंक रीपे करेगा ऑन डिमांड। मतलब कि ऑन डिमांड मतलब हमने पैसा जमा किया, जब बैंक से मांगेंगे तब बैंक हमें वापस करेगा। जैसे एफडी वगैरह में क्या होता है, अभी हम एफडी कर दिए 2 साल के लिए, तो अब 2 साल तक मेरा पैसा क्या है, बैंक में ब्लॉक है। जनरली 2 साल से पहले नहीं मिलता है। हाँ, बीच में ब्रेक करेंगे तो कुछ पेनल्टी चार्ज कटता है, फाइन कटता है, लेस इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन करेंट अकाउंट में क्या होगा, हम पैसा जमा किए, जब चाहेंगे तब मिल जाएगा, ऑन डिमांड। तो वही लिखा है करेंट अकाउंट डिपॉजिट में कि दीज डिपॉजिट्स आर रीपेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड। ये ऐसे डिपॉजिट होते हैं जो बैंक ऑन डिमांड तुरंत रीपे करता है, ठीक है। मेंटेन बाय बिजनेसमैन, याद रखना कि करेंट अकाउंट डिपॉजिट कौन मेंटेन करता है? बिजनेसमैन मेंटेन करता है करेंट अकाउंट, ठीक है। इस करेंट अकाउंट होल्डर्स को बैंक चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको एक चेक दिया जा रहा है कि चेक से आप विड्रॉ कर सकते हो और चेक किसी को दे सकते हो इन रिगार्ड्स ऑफ पेमेंट। बैंक करेंट अकाउंट डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता है, नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है ना। नो इंटरेस्ट प्रोवाइडेड। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉल, विड्रॉल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। सेविंग में रिस्ट्रिक्शन होता है, आप चाहे तो मंथ में इतना ही विड्रॉ कर सकते हैं, इतनी बार ही विड्रॉ कर सकते हैं, बट करेंट अकाउंट होल्डर्स के साथ कोई विड्रॉल रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है,
ठीक है। तो बच्चे करंट अकाउंट होल्डर्स के बारे में क्या क्या बता दिए कि ये जो अकाउंट है इसमें जो पैसा जमा है वो आप ऑन डिमांड विड्रॉ कर सकते हैं। ये करंट अकाउंट बिजनेसमैन मेंटेन करता है, ठीक है। करंट अकाउंट पे बैंक को इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करता है, इसमें चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉ। और एक और पॉइंट इसमें आप ऐड कर लीजिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है इसमें। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवर विड्रॉन फैसिलिटी भी करेंट अकाउंट होल्डर्स को बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, तो ये करेंट अकाउंट के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। नाम ही सुने हो, फिक्स डिपॉजिट को बच्चे हम लोग टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट को आप शॉर्ट में सुने होंगे एफडी किए हैं, एफडी किए हैं, पैसा को एफडी किए हैं, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट किए हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पैसा को मैंने फिक्स कर दिया किसी भी पर्पज से। जैसे मान लो आपके पेरेंट्स पैसा एफडी करते हैं, किस लिए कि अभी आप क्लास 11th में, क्लास 12th में हैं, जब आप आज से 3 साल बाद कोई और कोर्स करेंगे तो उस समय पैसे चाहिए, तो 2-3 साल के लिए एफडी कर दिए। पेरेंट्स आपके शादी के लिए पैसा एफडी करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्पस जमीन लेने के लिए एफडी करते हैं, घर बनाने के लिए एफडी करते हैं, बिकॉज ऑफ एनी रीजन। जब हम पैसे को एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट कर दिए हैं उसको हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। इसको टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। देखिए क्या होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट रेफर्स टू दोज डिपॉजिट इन विच अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड। फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट होता है जिसमें हम अमाउंट बैंक में जमा की है फिक्स टाइम पीरियड के लिए। और फिक्स डिपॉजिट में याद रखिएगा, नो चेक फैसिलिटी। फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट आपको कोई चेक नहीं मिलता है, चेक से पैसा नहीं विड्रॉ होता है फिक्स डिपॉजिट का, ठीक है। और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, याद रखना कि बैंक करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देता है, सेविंग पे देता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, याद रखना, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। क्लियर? ओके, नोट कर लीजिए इन दोनों को, इन दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में करंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट को आप नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए एक और बता दे, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट ना, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। बच्चे सेविंग अकाउंट डिपॉजिट क्या होता है, ध्यान रखिएगा। दीज डिपॉजिट्स कंबाइंड फीचर, दीज डिपॉजिट्स आर द कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ करेंट अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। जैसे कि सेविंग डिपॉजिट क्या है, इसमें दोनों ही अकाउंट, करेंट अकाउंट और एफडी का कंबाइंड फीचर होता है, मिक्स फीचर होता है। इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है विड्रॉल पे, रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉल। जैसे आप ना ऐसा नहीं, जैसे करेंट अकाउंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था विड्रॉल में और डिपॉजिट में, जब चाहे तो डिपॉजिट कर सकते हैं, जब चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं। बट सेविंग अकाउंट में विड्रॉल पे रिस्ट्रिक्शन होता है सर्टेन कि इतनी बार ही विड्रॉ कर सकते हैं, इतना ही कैश विड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज इससे ज़्यादा करेंगे तो अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एज अ पेनाल्टी और फाइन। सेविंग अकाउंट में आपको चेक फैसिलिटी बैंक देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन फिक्स डिपॉजिट। याद रखना कि सेविंग का इंटरेस्ट रेट जो होता है वो एफडी के इंटरेस्ट रेट से कम होता है। तो आपको हम 3 अकाउंट बता दिए। एक बता दिए किसके बारे में, एक बता दिए हम सबसे पहले आपको करेंट अकाउंट के बारे में। करेंट अकाउंट के बारे में बता दिए कि करेंट अकाउंट बिजनेसमैन का होता है, इंटरेस्ट बैंक नहीं देता है, चेक फैसिलिटी होता है, विड्रॉल पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। एफडी में बच्चे कि इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इसमें चेक फैसिलिटी नहीं मिलता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद हमने आपको बता दिया सेविंग अकाउंट डिपॉजिट के बारे में, ठीक है। सेविंग अकाउंट में आप ये फिक्स डिपॉजिट और करेंट अकाउंट डिपॉजिट का मिक्स रूप होता है, दोनों का कंबाइंड फीचर इसमें होता है। और सेविंग अकाउंट को हिंदी में हम लोग बचत खाता बोलते हैं, बचत खाता। करेंट अकाउंट को चालू खाता और इसको बचत खाता। ये सेविंग अकाउंट ना सबका होता है, हम सभी इंडिविजुअल के पास सेविंग अकाउंट है। आपके पास जो अकाउंट है बच्चे वो सेविंग अकाउंट ही है। करेंट अकाउंट बस बिजनेसमैन के पास, सेविंग अकाउंट सबके पास और एफडी जिसको करना है वो बना करता है। और एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट, जिसमें जो एफडी की तरह ही होता है बट अमाउंट हम इक्वल इंटरवल पे ईएमआई के तौर पे जमा करते हैं। जैसे मान लो होता है ना
जैसे मान लो मेरे पास पैसा है तो 1 लाख रुपया एक बार में एफडी कर दिए, और नहीं है तो 55,000 हर महीना बचा दे तो 55,000 का आरडी कर देंगे, रिकरिंग डिपॉजिट हर महीना मेरे खाते से कटेगा, आरडी में चला जाएगा। ठीक है, वो भी फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लिए। चलिए बच्चे, अब आप सबका जो सपना होता है बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने का, तो सपना को साकार करने के लिए आपको गुडविल एडुकेयर ज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए इस साल का जो सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट आया है गुडविल एडुकेयर का, वो देखिए कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। निधि 12th कॉमर्स सीबीएसई में 98% मार्क्स अचीव किए निधि, और निधि का बिजनेस स्टडीज में बच्चे 100 आउट ऑफ 100 है और अकाउंट्स में 95 है। खुशी 92% मार्क्स लाई है, इकोनॉमिक्स 95, अकाउंटेंसी 95। राहुल 92% मार्क्स लाया है, इसका अकाउंट्स में 99 है, बधाई हो, वाह जी वाह, वेरी गुड। नितेश 88% मार्क्स सिक्योर किए हैं, 94 इकोनॉमिक्स में इनका हाईएस्ट है। अनुष्का 88% मार्क्स लाई है, इकोनॉमिक्स में 92 है इनका। और खुशी 87% मार्क्स लाई है, इकोनॉमिक्स में 93 है। देखिए कितने अच्छे मार्क्स आए हैं यहाँ पे। निधि बिजनेस में 100 में 100 लाई है ना। खुशी इकोनॉमिक्स में 95 लाई है, और राहुल अकाउंट्स में 99 लाया है। बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं बच्चे। यदि आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छा मतलब 90% एबव, 95% एबव, सब्जेक्ट में टॉपर बनना चाहते हैं, स्कूल टॉपर बनना चाहते हैं, बोर्ड का टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सही डिसीजन होगा कि कॉमर्स में अभी ज्वाइन करिए गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जो वाराणसी में है। आपको मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग के बारे में बता दूं बच्चे कि हमारा ऑफलाइन कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर, लंका में है, वाराणसी लंका में। और आप हमसे ज्वाइन करने के लिए हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या सीधा हमारे ऑफलाइन सेंटर विजिट कर लीजिए। आपको गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर ऑफलाइन कोचिंग का हमारा एड्रेस आ जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए इन बच्चों के लिए एक बार आप कमेंट में कांग्रेचुलेशन लिखिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे, कॉमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन में दो था, एक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा एडवांसिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट तो मैंने बता दिया, अब एडवांसिंग लोन के बारे में बताता हूं। देखिए एडवांसिंग लोन, कॉमर्शियल बैंक जनरली लोन किस किस तरह का प्रोवाइड करता है। एक होता है कैश क्रेडिट, दूसरा होता है डिमांड क्रेडिट, और तीसरा होता है शॉर्ट टर्म लोन। कैश क्रेडिट, डिमांड क्रेडिट और शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है, चलिए इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कैश क्रेडिट क्या है, डिमांड क्रेडिट क्या है, शॉर्ट टर्म लोन क्या है। देखिए कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट रेफर्स टू अ लोन गिवन टू द बोरोवर अगेंस्ट हिज करंट एसेट्स लाइक शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड एक्सेट्रा। अ क्रेडिट लिमिट इज सैंक्शनड एंड द अमाउंट इज क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट। बच्चे कैश क्रेडिट एक ऐसा लोन का टाइप है जिसमें बैंक लोन प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट, करंट एसेट्स लाइक शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड के अगेंस्ट। अ क्रेडिट लिमिट इज सैंक्शनड एंड अमाउंट इज क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट। एक क्रेडिट लिमिट बैंक सैंक्शन करता है जितना आपको लोन चाहिए, और आपके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट कर देता है। द बोरोवर में विड्रॉ एनी अमाउंट विद इन हिज क्रेडिट लिमिट। जो बोरोवर है, जो लोन लिया है, वो कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर सकता है अपने क्रेडिट लिमिट के तक जितना उसको लोन सैंक्शन हुआ है। एंड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ये लो लास्ट पॉइंट था ना, ये पॉइंट कि इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन। सुनो बच्चे, कैश क्रेडिट एक ऐसा लोन का टाइप है जिसमें बैंक बोरोवर को एक पर्टिकुलर अमाउंट तक लोन सैंक्शन करता है, उसके खाते में लोन का पैसा क्रेडिट कर देता है, और जो बोरोवर है वो जितना अमाउंट विड्रॉ करेगा इंटरेस्ट उतने पे ही लगेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझना जरा इस पॉइंट को। जैसे मान लीजिए कैश क्रेडिट के तरह बैंक ने आपको 1 लाख लोन सैंक्शन किया, 1 लाख लोन सैंक्शन किया, आपके खाते में 1 लाख का लोन ट्रांसफर कर दिया, और आपने जो है बच्चे वो उसमें से 80,000 विड्रॉ किए हो।
लोन में से 80,000 पैसा निकाले हो खाते में से यूज करने के लिए, 20,000 अभी आपके खाते में ही है, तो ध्यान रखना इंटरेस्ट उतने पे ही लगेगा जितना आपने विड्रॉ किया है, 80,000 पे ही लगेगा, पूरे 1 लाख पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यही कैश क्रेडिट का खासियत है कि इसमें लोन एक पर्टिकुलर अमाउंट तक आपके खाते में सैंक्शन कर दिया गया और इंटरेस्ट चार्ज होगा ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन बाय द बोरोवर, है ना। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन, ये बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट चार्ज होगा विड्रॉन अमाउंट पे, नॉट द होल अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है। दूसरा है डिमांड क्रेडिट, यहां पे नाम ही है डिमांड क्रेडिट, तो इसमें जो होता है इंटरेस्ट चार्ज होता है होल अमाउंट पे जितना लोन सैंक्शन किया गया है, वेदर आप यूज करो चाहे ना करो। अधिकतर लोन जो होता है बच्चे वो डिमांड क्रेडिट होता है, अधिकतर लोन डिमांड क्रेडिट होता है, कुछ लोन कैश क्रेडिट होता है, लेकिन बैंक कहता है भैया हम आपको पैसा दे दिए, अब आप यूज करिए चाहे ना करिए, समझ बात ना। तो ये अधिकतर लोन डिमांड क्रेडिट, बट एक होता है ना वो क्रेडिट कार्ड, उसमें से पैसा निकालोगे ना, तो अगर मान लो कि टाइम पीरियड के बाद देते हो पैसा, ड्यू डेट तक इंटरेस्ट फ्री है, ड्यू डेट के बाद दोगे तो जितना अमाउंट यूज किए हो इंटरेस्ट उसी पे लगेगा, ठीक है। लेकिन बाकी लोन नॉर्मली जो लोन लेते हैं वो डिमांड क्रेडिट होता है, हमारे खाते में बैंक दे दिया, अब हम यूज करें चाहे ना करें, इंटरेस्ट हमको पे करना है, ठीक है। तो डिमांड क्रेडिट क्या है? डिमांड क्रेडिट, डिमांड लोन्स रेफर्स टू दोज लोन्स विच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड, एक ऐसा लोन जो ऑन डिमांड हमको बैंक में वापस करना पड़ेगा। दीज लोन्स विच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम। द इंटायर सम ऑन ऑफ डिमांड लोन इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द इंटायर सम। ये बात ध्यान रखना कि इसमें जैसे मान लो 1 लाख लोन सैंक्शन हुआ तो इंटरेस्ट इसी 1 लाख पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे आप यूज करो पैसा चाहे ना करो। लोन जितना सैंक्शन हुआ यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट, है ना। देखो एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द इंटायर सम, पूरे इंटायर सम पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बट कैश क्रेडिट में जितना यूज करते हैं उस पे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, शॉर्ट टर्म लोन, दे आर गिवन एज अ पर्सनल लोन अगेंस्ट सम कोलेट्रल सिक्योरिटी, मतलब कि शॉर्ट टर्म लोन एक ऐसा लोन है जो पर्सनल लोन है, कोई भी सिक्योरिटी हम गिरवी रख के शॉर्ट टर्म लोन लिए हैं। द मनी इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द बोरोवर, बोरोवर के अकाउंट में मनी क्रेडिट कर देते हैं, एंड बोरोवर कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द इंटायर सम ऑफ लोन ग्रांटेड। ये भी शॉर्ट टर्म लोन भी डिमांड लोन की तरह, मतलब कि जिस पे जैसे डिमांड लोन में पूरे अमाउंट जितना सैंक्शन हुआ उस पर इंटरेस्ट लगता है, शॉर्ट टर्म लोन में भी ऐसे ही लगता है। बस अंतर इतना है कि डिमांड लोन में बैंक जब ऑन डिमांड कर देगा तो हमको वापस करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म लोन का एक टाइम पीरियड होता है, ठीक ना। अंतर इतना ही है। तो बच्चे 3 तरह के लोन बता दिए, कैश क्रेडिट, डिमांड लोन और शॉर्ट टर्म लोन। कैश क्रेडिट में बैंक जितना लोन दिया है खाते में उसमें से जितना हम विड्रॉ करेंगे इंटरेस्ट विड्रॉल अमाउंट पर लगेगा। डिमांड क्रेडिट का लोन का पैसा ऑन डिमांड हमको वापस करना पड़ेगा और इंटरेस्ट होल अमाउंट सैंक्शन पे लगता है। और शॉर्ट टर्म लोन में भी इंटरेस्ट होल अमाउंट पे लगेगा, बट ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है जिसमें लोन हम लिए हैं कोई भी चीज मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लो बच्चे, एडवांसिंग लोन को नोट कर लो। हो गया, सबने नोट कर लिया? आगे बढ़े, चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। बच्चे अभी हम डिस्कस किए थे आपको शुरू में ही कि कॉमर्शियल बैंक जो होता है इसके 2 फंक्शंस होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन और एक सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में क्या था? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन। ये दोनों फंक्शन हमने डिस्कस आपके साथ कर लिया कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, और एडवांसिंग लोन में कैश क्रेडिट, डिमांड क्रेडिट और शॉर्ट टर्म लोन। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन जो कॉमर्शियल बैंक का है उसके बारे में। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? देखो बच्चे, कॉमर्शियल बैंक के बच्चे सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या आता है? इन एडिशन टू प्राइमरी फंक्शन कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी के अलावा कॉमर्शियल बैंक कुछ सेकेंडरी फंक्शन भी परफॉर्म करता है, जैसे उसमें देखिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवर विड्रॉन फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब ओवर विड्रॉन फैसिलिटी, और ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किस अकाउंट होल्डर को मिलता है? ये मिलता है बच्चे करेंट अकाउंट होल्डर को।
कि आपके खाते में जितना पैसा जमा है आप उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो अप टू अ सर्टेन लिमिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। दूसरा है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है कॉमर्शियल बैंक उसको भी डिस्काउंट करता है। जैसे मान लो कि आपने किसी को उधार में गुड्स बेचा, वो पर्सन आपका डेटर है, आपने पूछा भैया पैसा कब दोगे, उसने कहा सर 2 महीना बाद देंगे। आपने बोला ठीक है 2 महीने का बिल हम आपके नाम पे लिखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आप एक्सेप्ट करके दे दीजिए। वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके आपको दे दिया। अब आपको पैसा तो मिलेगा 2 महीने बाद उस पार्टी से, ड्रॉवी से, बट आप टाइम से पहले चाहो तो उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं, उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि प्री मैच्योरिटी बिल को इनकैश करवा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शन में क्या है, लॉकर फैसिलिटी। बच्चे बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी देता है ना, जहां पे आप जो सोना चांदी है उसको क्या करते हो बैंक में लॉकर में रख देते हो, क्योंकि घर में से चोरी होने का चांस आता है तो लॉकर में रख देते हैं, लॉकर फैसिलिटी। ठीक है। ट्रैवलर चेक, बच्चे आज एटीएम का जमाना हो गया, हम जहां घूमने जाते हैं वहां पे एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं। पहले के जमाने में एटीएम कम होता था तो बैंक ट्रैवलर चेक इशू करता था कि आप ट्रैवलिंग पर्पज से जो जा रहे हैं तो एक ट्रैवलर चेक होता था जिसको किसी भी बैंक से आप कैश में ले सकते हैं। नॉर्मली आज के डेट में क्या होता है, चेक से पैसा निकालने में टाइम लगता है, चेक दूसरे को देते हैं, कोई एक्सेप्ट करता है कोई नहीं करता है, तो उस समय ट्रैवलर चेक चलता था कि हम उस ट्रैवलिंग पर्पज से घूम कहीं जा रहे हैं तो ट्रैवलर चेक किसी भी बैंक को देंगे, बैंक हमको पैसा तुरंत दे देगा। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है। अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स डिवेंचर में जब कंपनी का 90% सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता है शेयर्स का डिवेंचर का, तो बैंक अंडरराइटर की तरह काम करता है ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन को पूरा करने के लिए। ठीक है। और कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बैंक कई सारे डाटा का भी कलेक्शन करता है। तो ये बैंक का हो गया जनरल यूटिलिटी फंक्शन। इसके साथ ही बैंक एजेंसी फंक्शन भी परफॉर्म करता है। बैंक एक एजेंट की तरह काम करता है। कैसे, बैंक फंड ट्रांसफर करता है एक पार्टी से दूसरे पार्टी के में, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, जैसे बैंक हमारे बिहार में कई जगह से पैसा कलेक्ट करके ला देता है और कई सारे लोगों को बैंक पेमेंट कर देता है। जैसे मान लो अगर जो ईएमआई वगैरह है पे करना हम भूल जाते हैं तो बैंक हमारे अगेंस्ट पे कर देता है उस पार्टी को। ठीक है, जिससे लोन वगैरह लिए हैं। मतलब कि अगर कोई असेट्स वगैरह उधार में किसी से खरीदे हो तो। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का परचेज सेल बैंक करता है। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, बैंक इनकम टैक्स कंसल्टेंसी का भी काम करेगा, आपको सजेशन देगा कि भैया पैसा यहाँ लगा लो, यहाँ इन्वेस्ट कर दो, टैक्स कम देना पड़ेगा। टैक्स सेविंग। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, बैंक ट्रस्टी का भी काम करता है, किसी के डेथ पे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह भी वर्क करता है। ठीक है। और लेटर ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस लेटर भी प्रोवाइड करता है ताकि हमारा ट्रांजैक्शन हो सके। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ रेफरेंस, ये सब बैंक के सेकेंडरी फंक्शन का पार्ट है। तो बच्चे इसको नोट कर लीजिए सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या आता है, बहुत ईजी है। ठीक है। ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग, जनरल यूटिलिटी और एजेंसी फंक्शन, बस याद रखना, ये दोनों तो याद ही रहेगा फर्स्ट टू, बस याद रखना जनरल यूटिलिटी में ये सब आता है और एजेंसी में ये सब आता है। ठीक है, हो गया ना, आगे बढ़े चलिए। अब तो यहां तक तो हो गया आपका बैंक का प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन के बारे में आप जान लिए। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक का एक फंक्शन होता है क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कॉमर्शियल बैंक का होता है, क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन फंक्शन। ठीक है। और बच्चे एक बात बता दूं, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन फंक्शन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, बताते हैं आपको। देखिए, मनी क्रिएशन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी क्रिएशन को बच्चे हम लोग क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं। मनी क्रिएशन को क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ कॉमर्शियल बैंक। बच्चे, कॉमर्शियल बैंक का सबसे एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में आता है मनी क्रिएशन फंक्शन। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, कॉमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट। मनी क्रिएशन फंक्शन के अकॉर्डिंग कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, विच इज इन फार एक्सेस ऑफ इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, जैसे मान लो सबसे पहले बैंक में किसी ने पैसा जमा किया 1000 रुपया, तो बैंक में अगर आपने कोई 1000 जमा किया, वो प्राइमरी डिपॉजिट है, प्राइमरी डिपॉजिट। अब उसी पैसे से बैंक क्या करेगा, क्रेडिट क्रिएट करेगा, उसका कुछ पैसा रखेगा, बाकी फिर लोन देगा, फिर जिसको लोन देगा वो फिर से पैसा बैंक में आएगा,
है ना, फिर बैंक उसका कुछ रखेगा, फिर लोन देगा, ये प्रोसेस चलते रहेगा। अभी हम समझाएंगे न्यूमेरिकल के थ्रू आपको, ठीक ना। तो क्रेडिट क्रिएशन बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसमें क्या होता है, बैंक टोटल जो डिपॉजिट बैंक में होता है वो प्राइमरी डिपॉजिट कंपेरिजन में कई टाइम ज्यादा होता है, ठीक है। ओके, तो क्रेडिट क्रिएशन के लिए बैंक में दो एजम्पशंस होते हैं, टू एजम्पशंस फॉर क्रेडिट क्रिएशन। टू एजम्पशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन के दो एजम्पशंस होते हैं। क्या क्या होते हैं, देखिए, पहला, द इंटायर कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट, इंटायर कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड टर्म एज बैंक। बच्चे जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, ये एज्यूम करना है वो सारे बैंक एक हैं। यहां पे ऐसा नहीं मानना है कि एसबीआई अलग है, पीएनबी अलग है, बीओबी अलग है, आईओबी अलग है। इंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट और टर्म हैज बैंक, उसको बैंक बोलना है, अलग अलग दिमाग में फिगर नहीं लाना है, इस बैंक में उस बैंक में, सब एक है बैंक। जैसे ये देखो, सब बैंक एक है ना। इंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट कॉल्ड बैंक। तो दो एजम्पशन है क्रेडिट क्रिएशन के। पहला हो गया कि सारे बैंक एक हैं, सारे बैंकिंग सिस्टम एक हैं, उनको बैंक बोलना है। और दूसरा है, ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इन इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू द बैंक। मतलब इकोनॉमी में जितने भी रिसिप्ट और पेमेंट होंगे वो बैंक के थ्रू ही होंगे, कोई भी इधर उधर के थ्रू नहीं मानना है। और बैंक के थ्रू एग्जांपल दैट इज चेक, चेक से ही सारा ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, चेक से ही सारा ट्रांजैक्शन होगा, ऐसा मानना है। अब देखो बच्चे, कोई भी कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होगा, सब बैंक के थ्रू होगा, नो कैश ट्रांजैक्शन, ओनली चेक अमाउंट, अकाउंट ट्रांसफर है ना। ओके, तो बच्चे मनी क्रिएशन में क्या देखें कि मनी क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें कॉमर्शियल बैंक दो एजम्पशन मानता है, एक इंटायर कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम वन यूनिट है, उसको बैंक बोलना है, और ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू बैंक कॉल चेक, नो कैश। नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए बच्चे। हो गया, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्रेडिट क्रिएशन से रिलेटेड आपको जानना चाहिए, वो सारे पॉइंट मैं अभी रीड कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला, द डिपॉजिट्स हेल्ड बाय बैंक्स आर यूज फॉर गिविंग लोन। डिपॉजिट्स हेल्ड बाय बैंक आर यूज फॉर गिविंग लोन, मतलब बैंक में जो डिपॉजिट आएगा, बैंक उस पैसे से दूसरे को लोन देने में यूज करेगा। जैसे मान लो किसी ने बैंक में 1000 जमा किया, अब उसी 1000 में से बैंक कुछ पैसा लीगल रिजर्व रेशियो के रिक्वायरमेंट के रूप में रख लेगा, अब बाकी पैसा पब्लिक को लोन के तौर पर दे देगा। तो डिपॉजिट हेल्ड बाय बैंक आर यूज फॉर गिविंग लोन। दूसरा है, कॉमर्शियल बैंक ग्रांट लोन to the borrower by opening a deposit account in the name of borrower and credit the loan amount to this account. This is called secondary deposit. जैसे क्या होगा बच्चे कि कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, लोन बोरोवर को प्रोवाइड करेगा, तो बोरोवर के नाम पे एक अकाउंट ओपन कर देगा और लोन का अमाउंट उसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो जिसको लोन दिया फिर वो पैसा खर्च करेगा, तो ऑटोमेटिक उतना का बैंक में फिर से क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया, और उस तरह के डिपॉजिट को सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं, है ना। तीसरा है, थर्ड वन इज, बैंक कैन नॉट यूज द होल ऑफ डिपॉजिट फॉर लैंडिंग। ध्यान रखना है, बैंक पूरा डिपॉजिट का अमाउंट लैंडिंग पर्पज से यूज नहीं करेगा। बैंक कैन नॉट यूज द होल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फॉर लैंडिंग। इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर अ बैंक टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज अ रिजर्व। मतलब कभी भी बैंक ऐसा नहीं है कि जितना पैसा आया पूरा पब्लिक को लोन दो, कुछ पैसा बैंक उसमें से रखेगा एज अ रिजर्व, रिमेनिंग अमाउंट लोन प्रोवाइड करेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, द फ्रैक्शन इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशियो, LRR, और लीगल रिजर्व और रिजर्व डिपॉजिट रेशियो और रिजर्व रेशियो RR, एंड इट इज फिक्स बाय द सेंट्रल बैंक। ये कौन फिक्स करता है, सेंट्रल बैंक। इंडिया का सेंट्रल बैंक का क्या नाम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक डू नॉट कीप 100% रिजर्व अगेंस्ट द डिपॉजिट, दे कीप रिजर्व ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इंडिकेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। जितना सेंट्रल बैंक कहेगा उतना ही डिपॉजिट बैंक रखेगा, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक लोन देने के तौर पे यूज करेगा। कॉमर्शियल बैंक बोरोवर के नाम पे एक अकाउंट ओपन करता है, उसी में लोन का अमाउंट डिपॉजिट करता है और उसी लोन के अमाउंट को हम सेकेंडरी डिपॉजिट करते हैं। बैंक कभी भी होल अमाउंट लेंडिंग के पर्पज से यूज नहीं करेगा। डिपॉजिट का सर्टेन फ्रैक्शन बैंक अपने पास रखेगा, ठीक है, जितना सेंट्रल बैंक के द्वारा ऑथराइज रहेगा रखने के लिए, रिमेनिंग अमाउंट लोन के तौर पे प्रोवाइड करेगा। प्लीज नोट द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू क्रेडिट क्रिएशन, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो बच्चे। हो गया, चलिए आगे बढ़े। हो गया, ये सब पॉइंट ध्यान रखना। क्रेडिट क्रिएशन वाले में जैसे हम आपको अभी जो जो पॉइंट बताए हैं ना, सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये दो एजम्पशन, जब भी क्रेडिट क्रिएशन का के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो ये दोनों एजम्पशन जरूर लिखिएगा कि क्रेडिट क्रिएशन में ये दोनों एजम्पशन होते हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके जो हम लिखे हैं ये भी लिखिएगा। अब एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको क्रेडिट क्रिएशन हम समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो, प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, मनी क्रिएशन के प्रोसेस क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। बच्चे कह रहा है सपोज इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट्स इन द बैंक इज ₹1000। मान लेते हैं बैंक में प्राइमरी डिपॉजिट 1000 रुपये आया है और LRR 20% है, मतलब उस डिपॉजिट का 20% बैंक को एज अ रिजर्व रखना है, रिमेनिंग अमाउंट पब्लिक को लोन के तौर पे देने के लिए यूज करेगा बैंक। अब डिपॉजिट इसमें बताया गया है, इसमें लोन और इसमें कैश रिजर्व, कैसे ये वर्क करता है ये देखिए। जैसे समझिए, क्वेश्चन में आपको यहां पे बोल दिया गया कि इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपये है, मतलब पहली बार बैंक में किसी ने 1000 जमा किया, ठीक है, तो इनिशियल डिपॉजिट 1000 बैंक में आया, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, इसका 20% बैंक को रिजर्व के तौर पे रखना है। जैसे 1000 आया तो 20% बैंक को रिजर्व के तौर पे रखना है और बाकी लोन देते रहना। जब भी जो भी डिपॉजिट होगा 20% रखना है। तो इस 1000 का बैंक कैश रिजर्व या लीगल रिजर्व रेशियो के रूप में 20%, 1000 का 20% 200 रुपया रख लिया, तो बाकी 80% अमाउंट बैंक लोन के तौर पे देगा। जैसे जितना रिजर्व रखना है 100% में से रिजर्व माइनस कर दीजिए, बाकी लोन अमाउंट निकल जाएगा। तो 1000 का 20% 200 बैंक रिजर्व रख लिया कि जितना भी डिपॉजिट होगा 20% रख लेंगे, बाकी ही लोन देने के तौर पे यूज करेंगे, पूरा अमाउंट लोन नहीं देंगे। अभी बोले थे ना कि बैंक इंटायर अमाउंट लोन के तौर पे नहीं देगा। बैंक कैन नॉट यूज द होल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फॉर लेंडिंग, होल अमाउंट डिपॉजिट का लेंडिंग के तौर पे यूज नहीं करेगा। कुछ पोर्शन जो RBI के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा ऑथराइज होता है उतना मेंटेन करना पड़ता है। तो 1000 का 20% बैंक ने 200 रख लिया, बाकी 80% बैंक उसको लेंडिंग के तौर पे यूज करेगा। तो 80% 800 रुपया पब्लिक को लोन दिया, ठीक है। ओके, ये पहला लाइन समझ में आ गया। इनिशियल डिपॉजिट किसने बैंक में 1000 रुपया जमा किया, बैंक क्या किया, उसका 20% जो सेंट्रल बैंक द्वारा ऑथराइज था रखने के लिए उतना रख लिया, बाकी लोन के तौर पे दे दिया। अब क्या होगा बच्चे, जब कॉमर्शियल बैंक किसी को लोन दिया 800 रुपए का, अब इसके बाद क्या होगा, जिस पर्सन को लोन दिया है फिर अपने वो नीड्स को फुलफिल करने के लिए पैसा खर्च करेगा, किसी न किसी को पेमेंट करेगा। तो जब किसी को पेमेंट करेगा तो फिर से वो पैसा बैंक में ही आएगा, फिर से वो पैसा बैंक में ही आएगा। ये जो 800 का लोन दिया गया है, ये अगर पैसा खर्च करेगा तो फिर से ये बैंक में आ जाएगा राउंड फर्स्ट के रूप में, डिपॉजिट के रूप में। जैसे मान लो हम लोन लिए तो हमारे खाते में पैसा आया, फिर लोन क्यों लिए हैं, खाते में रखने के लिए नहीं, उससे किसी नीड्स को फुलफिल करना है हमको, तो फिर से वो पैसा किसी न किसी को हम पेमेंट करेंगे। तो जिसको हम पेमेंट करेंगे उसके खाते में पैसा डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। और यहां पे मानना है कि सारा ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू ही हो रहा है, नो कैश ट्रांजैक्शन। तो 1000 में से 20% बैंक ने रखा 200, 800 लोन दिया। जो बैंक लोन 800 दिया उस वही लोन फर्स्ट राउंड में बैंक में डिपॉजिट्स बन के आया, क्योंकि ये लोन लेने के बाद खर्च किया होगा, पूरा 800 किसी न किसी को पेमेंट किया होगा, ठीक है। तो वो पैसा फिर से डिपॉजिट के रूप में बैंक में आ गया। अब फिर बैंक में ये राउंड फर्स्ट में डिपॉजिट हुआ, अगेन बैंक इसका 20% रखेगा, 800 का 20% 160 रुपया बैंक रखेगा, है ना। बाकी क्या करेगा बैंक, 640 लोन देने के तौर पे यूज कर लेगा। इसमें से 160 रख लिया और बाकी लोन दे दिया। फिर बैंक जिसको लोन देगा, ध्यान रखना, जिसको बैंक लोन दिया है फिर ये पैसा खर्च करेगा तो आ जाएगा बैंक में डिपॉजिट के तौर पे। अरे
इस राउंड में 800 जमा हुआ, जैसे यहाँ जो लोन लिया वो खर्च किया किसी को पेमेंट किया, 800 जमा हुआ, बैंक फिर इसका 20% रख लिया, बाकी लोन देने के तौर पे यूज कर दिया। फिर जो लोन लिया फिर ये खर्च किया तो किसी को पेमेंट दिया तो फिर पैसा आया यहाँ पे खाते में आया, फिर बैंक इसका 20% रख लेगा, फिर बाकी लोन के तौर पे दे देगा। फिर ये जो लोन दिया फिर अगले राउंड में ये डिपॉजिट के रूप में बैंक में आया राउंड थर्ड में, ठीक है। फिर बैंक इसका 20% रखेगा, बाकी लोन देगा। यही प्रोसेस चलते रहेगा। तो सवाल है कि ये प्रोसेस कब तक चलते रहेगा, ये प्रोसेस कब तक चलते रहेगा। तो देखिए हमें निकालना है टोटल डिपॉजिट की। टोटल डिपॉजिट ये कितना होगा, ये 5000 कहां से आया, तो टोटल डिपॉजिट निकालने के लिए बच्चे इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR करना पड़ता है, ठीक है। तो इनिशियल डिपॉजिट हमारा कितना था, पहली बार में बैंक में कितना जमा हुआ था, 1000। पहली बार में 1000 जमा हुआ, 20% LRR है, 1/20%, तो 20/100 हो जाएगा। यहां पे ये हो गया 5000, ये इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। LRR 20% है, ठीक ना, इसका मतलब 5 टाइम्स है। तो इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, तो ये 5000 हो गया, मतलब इनिशियल डिपॉजिट का 5 टाइम्स टोटल डिपॉजिट है, ठीक है। तो जब समझ में आ गया टोटल डिपॉजिट 5000 है तो इसका 20%, 1000 रिजर्व रखा होगा, 4000 लोन दिया होगा, 80%, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बच्चे। ये प्रोसेस समझ में आ गया ना कि जितना डिपॉजिट हुआ 20% रखा, बाकी लोन दिया, फिर लोन डिपॉजिट के रूप में आया, फिर इसका 20% रखा, बाकी लोन दिया, फिर लोन डिपॉजिट के रूप में आया। यही प्रोसेस चलते रहेगा, ठीक ना। तो आपको 2-3 स्टेप तक दिखा के बाकी ये वाला प्रोसेस कर देना है, ठीक है, ओके। अब देखिए मनी मल्टीप्लायर को हम लोग क्रेडिट मल्टीप्लायर या डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। मनी मल्टीप्लायर इज द नंबर, ये एक नंबर होता है बाय विच टोटल डिपॉजिट कैन बी इंक्रीज ड्यू टू गिवन चेंज इन डिपॉजिट। मतलब मनी मल्टीप्लायर वो नंबर होता है जिससे टोटल डिपॉजिट इंक्रीज किया है। इट इज इनवर्सली रिलेटेड विद द लीगल रिजर्व रेशियो। अब देखिए ध्यान रखिएगा, इट इज इनवर्सली रिलेटेड विद द लीगल रिजर्व रेशियो। LRR जितना ज्यादा होगा आपका मनी मल्टीप्लायर उतना कम होगा। यहां पे मनी मल्टीप्लायर कितना है, इनिशियल डिपॉजिट का टोटल डिपॉजिट कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है ना जी। तो मनी मल्टीप्लायर 5 हुआ। मल्टीप्लायर कितना टाइम्स मल्टीपल होके आया, तो 5 टाइम्स। तो जितना ज्यादा रहेगा LRR, मनी मल्टीप्लायर उतना कम रहेगा, इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। और अगर LRR कम है तो मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR। द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय LRR। हायर द वैल्यू ऑफ LRR, लोअर द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, एंड लेस मनी इज क्रिएटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम। अगर LRR ज्यादा होगा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, क्योंकि बैंक ज्यादा रिजर्व रख रहा है, लोन कम दे रहा है। और अगर LRR कम होगा तो लोन ज्यादा दे पाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो बच्चे, हो गया। अब हमारा है फॉर्मूला जो क्रेडिट क्रिएशन से रिलेटेड है। इन फॉर्मूला को आप ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहला, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/LRR। ध्यान रखना, मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, ये होता है 1/LRR। दूसरा, टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। टोटल क्रेडिट कितना क्रिएट किया गया, इसका फॉर्मूला होगा इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। देखो अभी हम यही फॉर्मूला यहां पे लिखे भी थे। टोटल डिपॉजिट जो क्रिएट होगा, इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। ये इनिशियल इंटू 1/LRR, ये 20% जो LRR है, ठीक है। इसके बाद है इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट हमको निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल डिपॉजिट को मनी मल्टीप्लायर से डिवाइड कर देंगे। अगर मान लो हमारा टोटल डिपॉजिट 5000 आया, मल्टीप्लायर 5 है, तो 5000 को 5 से डिवाइड कर देंगे, इनिशियल डिपॉजिट निकल जाएगा 1000। टोटल डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी इक्वल टू टोटल डिमांड डिपॉजिट विथ कॉमर्शियल बैंक। इसको नोट कर लो बच्चे, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो बच्चे इस तरह से आज के क्लास में हमने कॉमर्शियल बैंक के बारे में अच्छे से डिस्कस किया आपके साथ। कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस पर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन। ठीक है, इसमें क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ जाएगा कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। तो उसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है। क्रेडिट क्रिएशन में टेबल भी बनाना है, एजम्पशन भी लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखना है, फॉर्मूला का हेल्प भी लेना है। ठीक है, तो बच्चे इस तरह से हमारा आज का क्लास में हमने सारी जानकारी आपको कॉमर्शियल बैंक के बारे में दे दिया। नेक्स्ट क्लास में हम सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस हैं और क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक है, क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन है और क्रेडिट कंट्रोल सेंट्रल बैंक का फंक्शन है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बच्चे आप लोग ऑनलाइन तो पढ़ते हो और आपको अगर ऑफलाइन पढ़ना है, कोचिंग फेस टू फेस पढ़ना है, तो कैसे ज्वाइन करोगे? तो हमारा वाराणसी में ऑफलाइन कोचिंग चलता है, गुडविल एडुकेयर हमारी कोचिंग का नाम है, जो वाराणसी में लंका पे है। कहां पे? लंका थाना के जस्ट बगल में। ठीक है, तो बच्चे हमारे ऑफलाइन कोचिंग में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है और 11th एंड 12th कॉमर्स के साथ साथ CUET का भी प्रिपरेशन करवाते हैं, BHU DU AU के लिए, BCom एंड MCom एंट्रेंस के लिए। हर बच्चे का सपना होता है कि हमको बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है आफ्टर बोर्ड एग्जाम। तो बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मालूम है क्या करना पड़ता है? CUET का एग्जाम देना पड़ता है और वो एग्जाम यूं ही नहीं निकल जाता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 12th का ही तो सिलेबस निकल जाएगा। नहीं बच्चे, 12th का सिलेबस जरूर है बट लेवल ऑफ क्वेश्चन अलग है। 12th में डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं और CUET में टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं। उसके लिए आपको बेस्ट टीचर से, बेस्ट गाइड के अंदर, बेस्ट कोचिंग के अंदर प्रिपरेशन की नीड होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि वाराणसी में आप आइए और गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन कोचिंग से जुड़ के 11th 12th कॉमर्स के साथ साथ CUET का प्रिपरेशन करिए। CUET का प्रिपरेशन के लिए हमारे यहाँ मल्टीपल बैच होता है, बोर्ड के साथ भी, बोर्ड के बाद भी। जैसा बैच चाहे वैसा बैच आपको मिलेगा। इसके साथ ही CA फाउंडेशन या BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का क्लासेस आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जो वाराणसी में लंका पे है, लंका थाना के जस्ट बगल में, विजिट करिए। ठीक है बच्चे, और हाँ लास्ट में इतना ही कहूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए, वीडियो को शेयर करिए, उन तक भी पहुंचाइए, क्योंकि कॉमर्स में इतना इन डेप्थ कॉन्सेप्ट कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है और आपके लिए हम एफर्ट लगा रहे हैं, तो हमारे एफर्ट का सम्मान कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प करिए। एट लास्ट, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो ऑन टाइम आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।